जी जनाब, हमारा सिलसिला है संडे स्पेशल और शख्सियत हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। मैंने पहले अर्ज किया कि एक एक लाइन पे गौर करना है। आपको तमाम मुसलमान हुक्मरान याद आएंगे, आपको तमाम जर्नैल याद आएंगे, आपको औरत याद आएगी, आपको शराब याद आएगी। ये याददाश्तें हैं बहाउद्दीन शद्दाद की, जो कि करीबी दोस्त थे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के। मैंने कहा है कि ये नौजवानों को गिफ्ट करें, ये बच्चों को सुनाएं। एक एक लाइन में कितनी हिकमत है। हमने तो सिर्फ नाम सुना है, लेकिन ये शख्स कितना बड़ा था, इससे कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा अपने भाइयों से, ये सारी तफसीलात हम इसको जारी रखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मायूस नहीं करेंगे मेरी इतनी बड़ी मेहनत को और आपके लिए तोहफे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 23 अगस्त 2026 आज तारीख है और दिन है इतवार का, इसलिए हम संडे स्पेशल जो है वो कर रहे हैं। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि एक एक लाइन में आपको हिकमत मिलेगी, एक एक लाइन में आपको जो है वो इल्म मिलेगा। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं, आप हमें लाइक कर सकते हैं, आप ये किसी अपने दोस्तों को, खासकर नौजवानों को तोहफा भेज सकते हैं। इससे हमारी थोड़ी हौसला अफजाई होती है और ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इमरान खान को जिन मौजूदा हालात का सामना है ना, उन हालात को भी ज़हन में रखना है कि ये साजिशें जो है वो किस तरह होती हैं। मैं पिछली किस्त का खुलासा आपके सामने रख देता हूं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ये पहुंचते हैं अमीर मिस्र बनकर और एक जनरल नाजी उनको टकरता है और वो एक लड़की को तैयार करता है, नाम होता है उसका ज़कोई, कि वो अयूबी का ईमान खरीदे। जनरल नाजी उसे तैयार करता है और फिर जो इंटेलिजेंस चीफ, जिसे जदीद जासूसी का बानी कहा जाता है, अली बिन सुफियान, नाजी एक तरफ ज़कोई को तैयार करता है और दूसरी तरफ अली बिन सुफियान को कत्ल करने का मंसूबा बनाता है। उसके बाद हम कहानी आगे बढ़ाते हैं कि कहानी क्या रुख अख्तियार करती है। ज़कोई को नाजी ने सलाहुद्दीन अयूबी को अपने दाम में फांसने के लिए तैयार किया था, लेकिन वो महसूस न कर सका कि मराकश की रहने वाली ये लड़की उसके अपने आसाब पर सवार हो गई है। वो खुद उस पे आशिक हो गया। वो सिर्फ शक्ल सूरत की ही दिलकश नहीं थी, उसकी बातों में ऐसा जादू था कि नाजी उसे पास बिठाकर उसके साथ बातें ही करता रहता था। उसने उन दो नाचने गाने वाली लड़कियों से निगाहें फेर ली थी जो उसकी मंजूर नजर थी। 3-4 रातों से उसने उन लड़कियों को अपने कमरे में नहीं बुलाया था। नाजी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी जो उनके कब्जे से निकलकर ज़कोई की आगोश में अंडे देने लगी थी। यानी वो जनरल उनको नवाजता रहता था, सोने देने वाली मुर्गी थी। उन्होंने ज़कोई को रास्ते से हटाने की तरकीबें सोचनी शुरू कर दी, जो पुराने गाने वालियां थी। वो आखिर इस नतीजे पर पहुंची कि उसे कत्ल करा दिया जाए, मगर उसे कत्ल कराना मुमकिन नजर नहीं आता था, क्योंकि नाजी ने उसे जो कमरा दे रखा था उस पर 2 मुहाफिजों का पहरा रहता था। उसके अलावा ये दोनों लड़कियां उस मकान से बिला इजाजत बाहर नहीं जा सकती थी जो नाजी ने उन्हें दे रखा था, यानी अपने गुनाह छुपा रखे थे। उन्होंने हरम की खादमा औरतों में से एक को एतमाद में लेना शुरू कर दिया। वो उसके हाथों ज़कोई को जहर देना चाहती थी। अली बिन सुफियान ने सलाहुद्दीन अयूबी का पूरा मुहाफिज दस्ता बदल दिया। ये सब अमीर मिस्र के पुराने
बॉडीगार्ड थे। उनकी जगह उसने उन सिपाहियों में से बॉडीगार्ड्स का दस्ता तैयार कर दिया जो नई भर्ती में आए थे, जो नए नौजवान भर्ती हुए थे। ये जांबाजों का मुंतखब दस्ता था जो सिपाहगरी में भी ताक था और जज्बे के लिहाज से इसका हर सिपाही मर्दे हुर था। नाजी को यह तब्दीली बिल्कुल पसंद न थी, लेकिन उसने सलाहुद्दीन अयूबी के सामने इस तब्दीली की बेहद तारीफ की और उसके साथ ही दरखास्त की कि सलाहुद्दीन अयूबी उसकी दावत कबूल कर ले। अयूबी ने उसे जवाब दिया कि वो एक आध दिन में उसे बताएगा कि वो कब दावत कबूल कर सकेगा। उसके जाने के बाद सलाहुद्दीन अयूबी ने अली बिन सुफियान से मशवरा किया कि वो दावत पर कब जाए। अली ने उसे मशवरा दिया कि अब वो किसी भी रोज दावत कबूल कर ले। दूसरे ही दिन सलाहुद्दीन अयूबी ने नाजी को बताया कि वो किसी भी रात दावत पर आ सकता है। नाजी ने 3 रोज बाद की दावत दी और बताया कि ये दावत कम और जश्न ज्यादा होगा और ये जश्न शहर से दूर सहरा में मिशलों की रोशनी में मनाया जाएगा। नाच गाने का इंतजाम होगा। बॉडीगार्ड्स के घुड़सवार अपने करतब दिखाएंगे। शमशीर जनी और बगैर हथियारों की लड़ाई के मुकाबले होंगे और सलाहुद्दीन अयूबी को रात वहीं क़याम कराया जाएगा। रिहाइश के लिए खेमे नस्ब होंगे। सलाहुद्दीन अयूबी प्रोग्राम की तफसील सुनता रहा। उसने नाच गाने पर भी इतराज न किया। नाजी ने डरते झिझकते कहा, फौज के बेशतर सिपाही जो मुसलमान नहीं या जो अभी नीम मुसलमान हैं, कभी कभी शराब पीते हैं। वो शराब के आदी नहीं हैं। वो इजाजत चाहते हैं कि जश्न में उन्हें शराब पीने की भी इजाजत मिलनी चाहिए। आप उनके कमांडर हैं। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, आप चाहें तो उन्हें इजाजत दे दें, न देना चाहें तो मैं आप पर अपना हुक्म नहीं चलाऊंगा। अमीर मिस्र का इकबाल बुलंद हो। नाजी ने गुलामों की तरह कहा, मैं कौन होता हूं उस काम की इजाजत देने वाला जिसको आप सख्त नापसंद करते हैं। इन्हें इजाजत दे दें कि जश्न की रात हंगामा आराई और बदकारी के सिवा सब कुछ कर सकते हैं। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, अगर शराब पीकर किसी ने गुल गपाड़ा किया तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। ये खबर जब सलाहुद्दीन अयूबी के स्टाफ तक पहुंची कि नाजी सलाहुद्दीन अयूबी के एजाज में जो जश्न मुनक्किद कर रहा है उसमें नाच गाना होगा और शराब भी पी जाएगी और सलाहुद्दीन अयूबी ने इस जश्न की दावत इन खुराफात के बावजूद कबूल कर ली है, तो सब हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे क्योंकि वो अयूबी को पहले दिन से जानते थे। किसी ने कहा कि नाजी झूठ बोलता है, वो दूसरों पर अपना रोब डालना चाहता है, और किसी ने ये राय दी कि नाजी का जादू सलाहुद्दीन अयूबी पर भी चल गया है। ये राय उन सरबराहों को पसंद आई जो नाजी के हम नवाला हम प्याला थे। सलाहुद्दीन अयूबी ने चार्ज लेते ही उनके लिए ऐशो इशरत, शराब नोशी और बदकारी जुर्म करार दे दी थी। उसने ऐसा सख्त डिसिप्लिन राइज कर दिया था कि किसी को पहले की तरह फराइज से कोताही की जुर्रत नहीं हुई थी। वो इस पर खुश थे कि आज नए अमीर मिस्र ने किसी दावत में शराब और रक्स की इजाजत दे दी है, तो कल परसों वो खुद भी इन रंगीनियों का रसिया हो जाएगा। सिर्फ अली बिन सुफियान था जिसे मालूम था कि सलाहुद्दीन अयूबी ने इन खुराफात की इजाजत क्यों दी है। जश्न की शाम आ गई।
ایک تو چاندنی رات تھی، صحرا کی چاندنی اتنی شفاف ہوتی ہے کہ ریت کے ذرے بھی نظر آتے ہیں، دوسرے 1000 مشلوں نے وہاں صحرا کی رات کو دن بنا دیا تھا۔ باڈی گارڈز کا ہجوم تھا جو ایک وسیع میدان کے گرد دیواروں کی طرح کھڑا تھا۔ ایک طرف صلاح الدین ایوبی کے بیٹھنے کے لیے جو مسند رکھی گئی تھی وہ کسی بہت بڑے بادشاہ کا تخت معلوم ہوتی تھی، اس کے دائیں بائیں بڑے بڑے رتبوں کے مہمانوں کی نشستیں تھیں۔ اس وسیع و عریض تماشا گاہ سے تھوڑی دور مہمانوں کے لیے نہایت خوبصورت خیمے نصب تھے۔ ان سے ہٹ کر ایک بہت بڑا خیمہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے نصب کیا گیا تھا جہاں اسے رات بسر کرنی تھی۔ علی بن سفیان نے سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں جا کر اس خیمے کے ارد گرد محافظ کھڑے کر دیے تھے۔ جب علی بن سفیان وہاں محافظ کھڑے کر رہا تھا، ناجی زکوئی کو آخری ہدایات دے رہا تھا۔ اس شام زکوئی کا حسن کچھ زیادہ ہی نکھر آیا تھا، اس کے جسم سے ایسے عطر کی بھینی بھینی بو اٹھ رہی تھی جس میں سحر کا تاثر تھا۔ اس نے بال اریاں کندھوں پر پھیلا دیے تھے، سفید کندھوں پر سیاہی مائل بھورے بال زاہدوں کی نظروں کو گرفتار کرتے تھے۔ اس کا لباس اس قدر باریک تھا کہ اس کے جسم کے تمام نشیب و فراز صاف نظر آتے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر قدرتی تبسم ادھ کھلی کلی کی مانند تھا۔ ناجی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، صلاح الدین ایوبی پر تمہارے حسن کا شاید اثر نہ ہو، اپنی زبان استعمال کرنا، وہ سبق بھولنا نہیں جو میں نے اتنے دنوں سے تمہیں پڑھا رکھا ہے، اور یہ بھی نہ بھولنا کہ اس کے پاس جا کر اس کی لونڈی نہ بن جانا، انجیر کا وہ پھول بن جانا جو درخت کی چوٹی پر نظر آتا ہے مگر درخت پر چڑھ کر دیکھو تو غائب ہو جاتا ہے، اسے اپنے قدموں میں بٹھا لینا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم اس پتھر کو پانی میں تبدیل کر لو گی۔ اسی سرزمین میں کلیوپیٹرا نے جولیس سیزر جیسے مرد آہن کو اپنے حسن و جوانی سے پگھلا کر مصر کی ریت میں بہا دیا تھا۔ کلیوپیٹرا تم سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ میں نے تمہیں جو سبق دیے ہیں وہ کلیوپیٹرا کی چالیں تھیں۔ عورت کی یہ چالیں کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ زکوئی مسکرا رہی تھی اور بڑے غور سے سن رہی تھی۔ مصر کی ریت نے ایک اور کلیوپیٹرا کو حسین ناگن کی طرح جنم دیا تھا۔ مصر کی تاریخ اپنے آپ کو دہرانے والی تھی۔ سورج غروب ہو گیا تو مشلیں جل اٹھی۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار آ گیا، اس کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے ان کے ان محافظوں کے گھوڑے تھے جو علی بن سفیان نے نئے برتی کیے تھے۔ اسی دستے میں سے اس نے 10 محافظ شام سے پہلے ہی یہاں لا کر صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرد کھڑے کر دیے تھے۔ سازوں نے دف کی آواز پر استقبالیہ دھن بجائی اور صحرا امیر صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعروں سے گونجنے لگا۔ ناجی نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور کہا، آپ کے جانثار عظمت اسلام کے پاسبان آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کی بےتابیاں اور بے قراریاں دیکھیے، آپ کے اشارے پر کٹ مریں گے۔ اور خوشامد کے لیے اسے جتنے الفاظ یاد آئے اس نے کہہ ڈالے۔ جو ہی صلاح الدین ایوبی اپنی شاہانہ نشست پر بیٹھا، سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں
सुनाई दी। घोड़े जब मिशनों की रोशनी में आए तो सबने देखा कि 4 घोड़े दाएं से और 4 बाएं से दौड़े आ रहे थे। हर एक पर एक एक सवार था। उसके पास हथियार नहीं थे। वो एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। साफ जाहिर था कि वो टकरा जाएंगे। किसी को मालूम नहीं था कि वो क्या करेंगे। जी, वो एक दूसरे के करीब आए तो दोनों फरीकों के सवार रकाबों में पांव जमाकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने लगामें एक एक हाथ में कर ली और दूसरे बाजू फैला दिए। दोनों अतराफ के घोड़े बिल्कुल आमने सामने आ गए और सवारों की दोनों पार्टियां एक दूसरे से उलझ गईं। सवारों ने एक दूसरे को पकड़ने और घोड़े से गिराने की कोशिश की। जब घोड़े आगे निकल गए तो 2 सवार जो घोड़ों से गिर पड़े थे रेत पर कलाबाजियां खा रहे थे। एक तरफ के एक सवार ने दूसरी तरफ के एक सवार को एक बाजू में जकड़कर उसे घोड़े से उठा लिया था और उसे अपने घोड़े पर डालकर ले जा रहा था। हजूम ने इस कदर शोर मचाया कि अपनी आवाज अपने आप को भी सुनाई नहीं देती थी। ये सवार अंधेरे में गायब हुए तो दोनों तरफ से 4-4 और घोड़े आए और इसी तरह मुकाबला हुआ। इस तरह 8 मुकाबले हुए और उसके बाद ऊंट सवार आए। फिर घोड़ सवारों और शूटर सवारों ने सवारी के मुतअद्दिद करतब दिखाए। इसके बाद तेज जनी और बगैर हथियारों की लड़ाई के मुजाहरे हुए जिनमें कई एक सिपाही जख्मी हो गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी शुजात और बेखौफी के इन मुजाहरों और मुकाबलों में जज़ब होके रह गया था। उसे ऐसी ही बहादुर फौज की जरूरत थी। उसने अली बिन सुफियान के कान में कहा, अगर इस फौज में इस्लामी जज्बा भी हो तो मैं सिर्फ इसी फौज से सलीबियों को घुटनों में बिठा सकता हूं। अली बिन सुफियान ने वही मशवरा दिया जो वो पहले भी दे चुका था। उसने कहा, अगर नाजी से कमान ले ली जाए तो जज्बा भी पैदा हो जाएगा। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी नाजी जैसे ज़हीन और तजर्बाकार जनरल को सुबकदोश करने की बजाय सुधार कर राह हक पर लाना चाहता था। वो इस जश्न में अपनी आंखों से यही देखने आया था कि ये फौज किरदार के लिहाज से कैसी है। इसे नाजी की इस दरखास्त से ही मायूसी हो गई थी कि उसके सिपाही और कमांडर शराब पीते हैं और नाच गाना भी होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस दरखास्त को इस वजह से मंजूर किया था कि वो ये देखना चाहता था कि लश्कर किस हद तक ऐशो इशरत में डूबा हुआ है। बहादुरी, शाहसवारी और तेज जनी वगैरह के मुजाहरों और मुकाबलों में तो ये फौज अस्करी और जंगी म्यार पर पूरी उतरती थी, मगर खाने का वक्त आया तो ये फौज बदतमीजों, बिला नोशों और हंगामा परवर लोगों का बेकाबू हजूम बन गई। खाने का इंतजाम वसीओ अरीज मैदान में किया गया था। एक तरफ फौज के कमोबेश 2000 आदमियों के लिए खाना लगाया गया था और उनसे जरा दूर सलाहुद्दीन अय्यूबी और दीगर बड़े जर्नैलों के खाने का इंतजाम था। सैकड़ों सालम दुम्बे, बकरे, ऊंटों की सालम राने और हजारों मुर्ग रोस्ट किए गए थे। दीगर लवाजमात का कोई शुमार न था और सिपाहियों के सामने शराब के छोटे छोटे मशकीजे और सुराइयां रख दी गई थी। सिपाही खाने और शराब पर टूट पड़े, घटाघट शराब चढ़ाने लगे और मारका आराई होने लगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ये मंजर देख रहा था और खामोश था। उसके चेहरे पर कोई ऐसा तासुर नहीं था जो ये जाहिर करता कि वो क्या सोच रहा है।
उसने नाजी से सिर्फ इतना पूछा, 50,000 फौज में से आपने ये सिपाही दावत के लिए किस तरह मुंतखब किए थे? क्या ये आपके बदतरीन सिपाही हैं? नहीं अमीर मिस्र, नाजी ने गुलामाना लहजे में कहा, ये 2000 अस्करी मेरे बेहतरीन आदमी हैं। आपने इनके मुजाहरे देखे, इनकी बहादुरी देखी। मैदान जंग में ये जिस जांबाजी को मुजाहरा करेंगे वो आपको हैरान कर देगी। आप इनकी बदतमीजी को न देखें, ये आपके इशारे पर जाने कुर्बान कर देंगे। मैं इन्हें कभी भी खुली छुट्टी दे दिया करता हूं ताकि मरने से पहले दुनियाए रंगो बू से पूरा पूरा लुत्फ उठा लें। सलाहुद्दीन अयूबी ने इस इस्तदलाल के जवाब में कुछ भी न कहा। नाजी जब दूसरे मेहमानों की तरफ मुतवज्जो हुआ तो सलाहुद्दीन अयूबी ने अली बिन सुफियान से कहा, मैं जो देखना चाहता था वो देख लिया है। ये सूडानी अस्करी शराब और हंगामा आराई के आदी हैं। तुम कहते हो कि इनमें जज्बा नहीं, मैं देख रहा हूं कि इनमें तो किरदार भी नहीं। इस फौज को अगर तुम मैदान जंग में ले गए तो ये लड़ने के बजाय अपनी जान बचाने की फिक्र करेगी और माले गनीमत लूटेगी और मुफ्तू की औरतों के साथ वहशियाना सलूक करेगी। इसका इलाज ये है। अली बिन सुफियान ने कहा कि आपने मुख्तलिफ खित्तों से जो फौज तैयार की है उन्हें नाजी के इस 50,000 सूडानी लश्कर में गडमड कर दिया जाए। बुरे सिपाही अच्छे सिपाहियों के साथ मिलजुल कर अपनी आदतें बदल दिया करते हैं। सलाहुद्दीन अयूबी मुस्कुराया और अली से कहा, तुम यकीनन मेरे दिल का राज जानते हो। मेरा मंसूबा यही है जो मैं अभी तुम्हें नहीं बताना चाहता था। किसी से इसका जिक्र न करना। अली बिन सुफियान में यही वस्फ था कि दूसरों के दिलों के राज जान लेता था और गैर मामूली तौर पर ज़हीन था। वो कुछ और कहने ही लगा था कि उसके सामने और कई मिशलें रोशन हो गईं। जमीन पर बेश कीमत कालीन बिछे हुए थे। शहनाई और सारंग का ऐसा मीठा और पुरसोज नगमा उभरा कि मेहमानों पर सन्नाटा तारी हो गया। एक तरफ से नाचने वालियों की कतार नमूदार हुई। 20 लड़कियां अपने बारीक और नफीस लिबास में मलबूस चली आ रही थी, जिसमें उनके जिस्मों का अंग अंग नजर आ रहा था। हर एक का लिबास निहायत बारीक चोगा सा था जो शानों से टखनों तक लंबा था। उनके बाल खुले हुए थे और उसी रेशम का हिस्सा नजर आते थे जिसका उन्होंने लिबास पहन रखा था। सहरा की हल्की हल्की हवा से और लड़कियों की चाल से ये ढीला ढाला लिबास हिलता था तो यूं लगता था जैसे फूलदार पौधों की डालियां फिजा में तैरती आ रही हों। हर एक के लिबास का रंग जुदा था, हर एक की शक्ल सूरत एक दूसरे से मुख्तलिफ थी, लेकिन हुस्न और जिस्म की लचक सबकी एक जैसी थी। उनके मरमरी बाजू उरियां थे। वो चलती आ रही थी लेकिन कदम उठते नजर नहीं आते थे। वो हवा की लहरों की मानद आ रही थी। वो नीम दायरे में आकर रुक गई। सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ मुंह करके ताजीम के लिए रुकू में चली गई। सबके बाल सिरक कर शानों पर आ गए। साजिंदों ने इन रेशमी बालों और जिस्मों के जादू में तिलिस्म पैदा कर दिया। वो स्याह फाम जो हेकल हबशी जिनकी कमर के गिर्द चीतों की खालें थी, एक बड़ा सा टोकरा उठा कर लाए। तेज तेज कदम चलते नजर आए और टोकरा लड़कियों के नीम दायरे के सामने रख दिया। साज स्पेरों की बीन की धुन बजाने लगे। हबशी मस्त सांडों की तरह फुंकारते गायब हो गए। टोकरे में से
एक बहुत बड़ी कली ऊपर को उठी और फूल की तरह खिल गई। इस फूल में से एक लड़की का चेहरा नमूदार हुआ और फिर वो ऊपर को उठने लगी। यूं लगता था जैसे सुर्ख बादलों में से चांद निकल रहा हो। ये लड़की इस दुनिया की मालूम नहीं होती थी। उसकी मुस्कुराहट भी अर्जी नहीं थी। उसके बालों की चमक भी मिस्र की किसी लड़की की चमक नहीं लगती थी। और जब लड़की ने फूल की चौड़ी पत्तियों में से बाहर कदम रखा तो उसकी जिस्म की लचक ने तमाशाइयों को मशहूर कर लिया। अली बिन सुफियान ने सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ देखा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। सलाहुद्दीन अयूबी ने मुस्कुराकर उसके कान में कहा, मुझे तो तवक्को नहीं थी कि ये इतनी खूबसूरत होगी। नाजी ने सलाहुद्दीन अयूबी के पास आकर कहा, अमीर मिस्र का इकबाल बुलंद हो। इस लड़की का नाम ज़कोई है। इसे मैंने आपकी खातिर सिकंदरिया से बुलाया है। ये पेशावर रक्कासा नहीं और ये इस्मत फरोश भी नहीं। रक्स से इसे प्यार है। शौकिया नाचती है, किसी महफिल में नहीं जाती। मैं इसके बाप को जानता हूं, साहिल पर मछलियों का कारोबार करता है। ये लड़की आपकी अकीदतमंद है, आपको पैगंबर मानती है। मैं इत्तेफाक से इसके घर इसके बाप से मिलने गया तो इस लड़की ने दरखास्त की कि सुना है सलाहुद्दीन अयूबी अमीर मिस्र बनकर आए हैं, खुदा के नाम पर मुझे उनसे मिलवा दो। मेरे पास अपनी जान और रक्स के सिवा कुछ भी नहीं जो मैं उस अजीम हस्ती के कदमों में पेश करूं। काबिल सब एहतराम अमीर, मैंने आपसे रक्स सुरूर की इजाजत इसलिए मांगी थी कि इस लड़की को मैं आपके हुजूर पेश करना चाहता था। आपने उसे बताया था कि मैं अपने सामने किसी लड़की को रक्स और उरयानी की हालत में नहीं देख सकता। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, ये लड़कियां जिन्हें आप मलबूस लाए हैं बिल्कुल नंगी हैं। आली मकाम नाजी ने खसियाना होकर जवाब दिया, मैंने बताया था कि अमीर मिस्र रक्स को नापसंद फरमाते हैं, लेकिन ये कहती थी कि वो मेरा रक्स पसंद करेंगे क्योंकि मेरे रक्स में दावत गुनाह नहीं। एक बाइस्मत लड़की का रक्स होगा। मैं अयूबी के हुजूर अपना जिस्म नहीं अपना फन पेश करूंगी। अगर मैं मर्द होती तो अयूबी की जान की हिफाजत के लिए उसके मुहाफिज दस्ते में शामिल हो जाती। आप क्या कहना चाहते हैं? सलाहुद्दीन अयूबी ने पूछा। इस लड़की को अपने पास बुलाकर इसे खराज तहसीन पेश करूं कि तुमने अपने जिस्म को हजारों मर्दों के सामने उड़ियां करके बहुत अच्छा नाचती हो। इसे इस पर शाबाश कहूं कि उसने मर्दों के जिनसी जज्बात भड़काने में खूब महारत हासिल की है। नहीं अमीर मिस्र, नाजी ने कहा, मैं उसे इस वादे पर यहां लाया हूं कि आप उसे शर्फे बाजियाबी बख्शेंगे। ये बड़ी दूर से इसी उम्मीद पर आई है। जरा देखिए इसे, इसके रक्स में पेशवराना तासुर नहीं, खुद सुपुर्दगी है। देखिए वो आपको कैसी नजरों से देख रही है। बेशक इबादत सिर्फ अल्लाह की जाती है, लेकिन ये रक्स की अदाओं से, अकीदत से, मखमूर निगाहों से आपकी इबादत कर रही है। आप उसे अपने खेमे में आने की इजाजत दे दें, थोड़ी सी देर के लिए। इसे मुस्तकबिल की वो मां समझें जिसकी कोख से इस्लाम की पासबानी के लिए जांबाज जन्म लेंगे। ये अपने बच्चों को बड़े फख्र से बताया करेगी कि मैंने सलाहुद्दीन अयूबी से तन्हाई में बातें करने का शर्फ
हासिल किया था। नाजी ने नहायत पुर असर अल्फाज और जज्बाती लबो लहजे में सलाहुद्दीन अयूबी से मनवा लिया कि ये लड़की जिसे उसने एक बुर्दा फरोश से खरीदा था शरीफ बाप की बाअस्मत बेटी है। उसने सलाहुद्दीन अयूबी से कहलवा लिया कि अच्छा इसे मेरे खेमे में भेज देना। ज़ुकोई नहायत आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को बल देती और बार बार सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ देखकर मुस्कुराती थी। बाकी लड़कियां उसके गिर्द तितलियों की तरह जैसे उड़ रही हों। ये उछल कूद वाला रक्स नहीं था। मिशलों की रोशनी में कभी तो यूं लगता था जैसे हल्के नीले शफाफ पानी में जल परियां तैर रही हों। चांदनी का एक अपना तासुर था। सलाहुद्दीन अयूबी के मुतल्लिक कोई नहीं बता सकता कि वो गुमसुम बैठा क्या सोच रहा था। नाजी के सिपाही जो शराब पीकर हंगामा कर रहे थे वो भी जैसे मर गए थे। जमीन और आसमान पर वजद तारी था। नाजी अपनी कामयाबी पर बेहद मसरूर था और रात गुजरती जा रही थी। निस्फ शब के बाद सलाहुद्दीन अयूबी उस खुशनुमा खेमे में दाखिल हुआ जो नाजी ने उसके लिए नस्ब कराया था। अंदर उसने कालीन बिछा दिए थे। पलंग पर चीते की खाल की मानद पलंग पोश था। फानूस जो रखवाया था उसकी हल्की नीली रोशनी सहरा के शफाफ चांदनी की मानद थी और अंदर की फिजा में अतर था। खेमे के अंदर रेशमी पर्दे आवेजा थे। नाजी सलाहुद्दीन अयूबी के साथ खेमे में गया और पूछा, उसे जरा सी देर के लिए भेज दूं? मैं वादा खिलाफी से बहुत डरता हूं। भेज दो, सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा और नाजी हिरन की तरह चौकड़ियां भरता खेमे से निकल गया। थोड़ा ही वक्त गुजरा होगा कि सलाहुद्दीन अयूबी के मुहाफिजों ने एक रकासा को उसके खेमे की तरफ आते देखा। खेमे के हर तरफ मिशलें रोशन थी। रोशनी का ये इंतजाम अली बिन सुफियान ने कराया था ताकि रात के वक्त मुहाफिज गिरदो पेश को अच्छी तरह देख सकें। रकासा करीब आई तो उन्होंने उसे पहचान लिया। उन्होंने उसे रक्स में देखा था। ये वही लड़की थी जो टोकरे में से निकली थी। वो ज़ुकोई थी। वो रक्स के लिबास में थी। ये लिबास तौबा शिकन था। इसमें वो उरियां थी। मुहाफिजों के कमांडर ने उसे रोक लिया। ज़ुकोई ने उसे बताया कि अमीर मिस्र सलाहुद्दीन अयूबी ने बुलाया है। कमांडर ने उसे बताया कि ये उन अमीरों में से नहीं जो तुम जैसी फाशा लड़कियों के साथ रातें गुजारते हैं। आप उनसे पूछ लें। ज़ुकोई ने कहा, मैं बिन बुलाए आने की जुर्रत नहीं कर सकती। उनका बुलावा तुम्हें किस तरह मिला था? कमांडर ने पूछा। जनरल नाजी ने कहा है कि तुम्हें अमीर मिस्र बुलाते हैं। ज़ुकोई ने कहा, आप कहते हैं तो मैं वापस चली जाती हूं। अमीर ने जवाब तलबी की तो खुद भुगत लेना। कमांडर तस्लीम नहीं कर सकता था कि सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी ख्वाबगाह में एक रकासा को बुलाया है। वो अयूबी के किरदार से वाकिफ था। उसके उस हुक्म से भी वाकिफ था कि नाचने गाने वालियों से ताल्लुक रखने वाले को 100 दुरे लगाए जाएंगे। कमांडर शशो पंज में पड़ गया। सोच सोच कर उसने जुर्रत की और सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे में चला गया। अयूबी अंदर टहल रहा था। कमांडर ने डरते डरते कहा कि बाहर एक रकासा खड़ी है, कहती है कि हुजूर ने उसे बुलाया है। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, उसे अंदर भेज दो। कमांडर बाहर निकला और ज़ुकोई को अंदर भेज दिया। मुहाफिजों को तवक्को थी कि उनका अमीर और जर्नैल इस लड़की को बाहर निकाल देगा। वो सब उसकी गरजदार आवाज सुनने के लिए तैयार हो गए, मगर उन्हें ऐसी कोई आवाज न सुनाई दी। रात गुजरती जा रही थी।
अंदर से धीमी धीमी बातों की आवाजें सुनाई देने लगी। मुहाफिज दस्ते का कमांडर बेकरारी के आलम में इधर उधर टहलने लगा। एक मुहाफिज ने उसे कहा, क्या ये हुक्म सिर्फ हमारे लिए है कि किसी फाशा के साथ ताल्लुक रखना जुर्म है? हाँ, उसने जवाब दिया, हुक्म सिर्फ मातहतों के लिए और कानून सिर्फ रियाया के लिए होते हैं। अमीर मिस्र को दुर्रे नहीं लगाए जा सकते। बादशाहों का कोई किरदार नहीं होता। कमांडर ने जल कर कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी शराब भी पीता होगा। हम पर झूठी पारसाई का रोब जमाया जाता है। इनकी निगाहों में सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो बुत था वो टूट फूट गया। इस बुत में से एक अरबी शहजादा निकला जो अय्याश और बदकार था। पारसाई के पर्दे में गुनाह का मुर्तकिब हो रहा था। नाजी बहुत खुश था। सलाहुद्दीन अय्यूबी की खुशनुदी के लिए उसने शराब सूंघी भी नहीं थी। वो अपने खेमे में बैठा मुसर्रत से झूम रहा था। उसके सामने उसका नायब जनरल आदर्श बैठा था। उसने नाजी से कहा, उसे गए बहुत वक्त गुजर गया है। मालूम होता है हमारा तीर सलाहुद्दीन अय्यूबी के दिल में उतर गया है। मेरा तीर खता कब गया था? नाजी ने कहका लगाकर कहा, अगर ये तीर खता जाता तो फौरन यहीं लौट के हमारे पास आ जाता। तुम ठीक कहते थे, आदर्श ने कहा। जो कोई इंसान के रूप में जादू है। मालूम होता है कि ये लड़की हशीशीन के साथ रही है, वरना सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बुत कभी न तोड़ सकती। मैंने उसे जो सबक दिए थे वो हशीशीन के कभी वहमो गुमान में भी ना आए होंगे। नाजी ने कहा, आप सलाहुद्दीन अय्यूबी के हल्क से शराब उतारनी रह गई है। नाजी को बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। वो दौड़कर बाहर गया। वो कोई नहीं थी, कोई सिपाही जा रहा था। नाजी ने दूर से सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे की तरफ देखा। पर्दे गिरे हुए थे और बाहर मुहाफिज खड़े थे। उसने अंदर जाकर आदर्श से कहा, अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरी ज़कोई ने बुत तोड़ डाला है। रात का आखिरी पैर था जब ज़कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे से निकली। नाजी के खेमे में जाने की बजाय वो दूसरी तरफ चली गई। रास्ते में एक आदमी खड़ा था जिसका जिस्म सर से पांव तक एक ही चादर में ढका हुआ था। उसने धीमी आवाज में ज़कोई को पुकारा। वो आदमी के पास चली गई। वो आदमी उसे एक खेमे में ले गया। बहुत देर बाद वो उस खेमे से निकली और नाजी के खेमे का रुख कर लिया। नाजी उस वक्त तक जाग रहा था और कई बार बाहर निकलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे को देख चुका था कि ज़कोई ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को फांस लिया है और उसे आसमान की बुलंदियों से घसीट कर नाजी की जहनियत की पस्तियों में ले आई है। आदर्श, उसने कहा, रात तो गुजर गई है, वो अभी तक नहीं आई। वो अब आएगी भी नहीं। आदर्श ने कहा, अमीर मिस्र उसे अपने साथ ले जाएगा। ऐसे हीरे कोई शहजादा वापस नहीं करता। तुमने इस पर भी गौर किया है? नहीं, नाजी ने कहा, मैंने अपनी चाल का ये पहलू तो सोचा ही नहीं था। क्या ये नहीं हो सकता कि अमीर मिस्र ज़कोई के साथ बाकायदा शादी कर ले? आदर्श ने कहा, इस सूरत में यह खतरा है कि लड़की हमारे काम की नहीं रहेगी। वो है तो होशियार, नाजी ने कहा, मगर रकासा का क्या भरोसा? वो रकासा की बेटी है और तजर्बाकार पेशावर है, धोखा दे सकती है। वो गहरी सोच में खोया हुआ था कि ज़कोई उसके खेमे में दाखिल हुई। उसने हंसकर कहा, अपने अमीर के जिस्म का
वजन कराओ और लो इतना सोना, आपने मेरा यही इनाम मुकर्रर किया था। जी पहले बताओ हुआ क्या? नाजी ने बेताबी से पूछा। जो आप चाहते थे, ज़ुकोई ने जवाब दिया। आपको ये किसने बताया था कि सलाहुद्दीन अयूबी पत्थर है, फौलाद है और वो मुसलमानों के अल्लाह का साया है? उसने जमीन पर पांव का ठुड्डा मार कर कहा, वो इस रेत से ज्यादा बेबस है जिसे हवा के हल्के हल्के झोंके उड़ाते फिरते हैं। तुम्हारे हुस्न के जादू और जुबान के तिलस्म ने उसे रेत बनाया है, आदर्श ने कहा, वरना ये कम बख्त चट्टान था। हाँ चट्टान था, ज़ुकोई ने कहा, अब रेतला टीला भी नहीं। मेरे मुतल्लिक कोई बात हुई थी? नाजी ने पूछा। हाँ, ज़ुकोई ने जवाब दिया। पूछता था नाजी कैसा आदमी है? मैंने जवाब दिया कि मिस्र में अगर किसी पर आपको एतमाद करना चाहिए तो वो सिर्फ नाजी है। उसने पूछा कि तुम किस तरह उसे जानती हो? मैंने कहा कि वो मेरे बाप के गहरे दोस्त हैं, हमारे घर गए थे और मेरे बाप से कहते थे कि मैं सलाहुद्दीन अयूबी का गुलाम हूं, मुझे समंदर में कूदने का हुक्म देंगे तो कूद जाऊंगा। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम बाइस्मत लड़की हो? मैंने कहा कि मैं आपकी लौंडी हूं, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। कहने लगा कुछ देर मेरे पास बैठो। मैं उसके पास बैठ गई। फिर वो अगर पत्थर था तो मोम हो गया और मैंने मोम को अपने सांचे में ढाल लिया। उससे रुखसत होने लगी तो उसने मुझसे माफी मांगी। कहने लगा कि मैंने जिंदगी में पहला गुनाह किया है। मैंने कहा ये गुनाह नहीं, आपने मेरे साथ धोखा नहीं किया, जबरदस्ती नहीं की, मुझे बादशाहों की तरह हुक्म देकर नहीं बुलाया, मैं खुद आई थी, फिर भी आऊंगी। लड़की ने हर एक बात इस तरह खुलकर सुनाई जिस तरह उसका जिस्म उड़िया था। नाजी ने जोश मुसर्रत से उसे अपने बाजुओं में ले लिया। आदर्श ज़ुकोई को खराज तहसीन और नाजी को मुबारकबाद पेश करके खेमे से निकल गया। सहरा की और उस पुरस्रार रात की कोख से जिस सुबह ने जन्म लिया वो किसी भी सहराई सुबह से मुख्तलिफ न थी, मगर उस सुबह के उजाले ने अपने तारीख सीने में एक राज छुपा लिया था जिसकी कीमत इस सल्तनत इस्लामिया जितनी थी जिसके क्याम और इस्तेकाम का ख्वाब सलाहुद्दीन अयूबी ने देखा और उसकी ताबीर का अज़म लेकर जवान हुआ था। गुज़िश्ता रात उस सहरा में जो वाक़या हुआ उसके दो पहलू थे। एक पहलू से सिर्फ नाजी और आदर्श वाकिफ थे, दूसरे पहलू से सलाहुद्दीन अयूबी का मुहाफिज दस्ता वाकिफ था और सलाहुद्दीन अयूबी, उसका सुराग रसान और जासूस अली बिन सुफियान और ज़ुकोई, तीन ऐसे अफराद थे जो इस वाक़े के दोनों पहलुओं से वाकिफ थे। सलाहुद्दीन अयूबी और उसके स्टाफ को नाजी ने निहायत शान और शौकत और अकीदत मंदी से रुखसत किया। सूडानी फौज दो रोया खड़ी सलाहुद्दीन अयूबी जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। सलाहुद्दीन अयूबी ने नारों के जवाब में बाजू लहराए, मुस्कुराने और दीगर तकल्लुफात की परवाह न की। नाजी से हाथ मिलाया, अपने घोड़े को एड़ लगा दी। उसके पीछे उसके मुहाफिजों और दीगर स्टाफ को भी घोड़े दौड़ाने पड़े। अपने मरकजी दफ्तर पहुंचकर वो अली बिन सुफियान और अपने एक नायब को अंदर ले गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो सारा दिन कमरे में बंद रहे। सूरज गुरूब हुआ, रात तारीक हो गई। कमरे के अंदर खाना तो दरकिनार, पानी भी नहीं गया। रात खासी गुजर चुकी थी जब तीनों बाहर निकले और अपने अपने घरों को रवाना हुए। अली बिन सुफियान उनसे अलग हुआ तो मुहाफिजों के दस्ते के कमांडर ने उसे रोक लिया।
اور کہا محترم ہمارا فرض ہے کہ حکم مانیں اور زبانیں بند رکھیں، لیکن میرے دستے میں ایک مایوسی اور بے اطمینانی پیدا ہو گئی ہے، خود میں بھی اس کا شکار ہو رہا ہوں۔ کیسی مایوسی؟ محافظ کہتے ہیں کہ ایک فوج کو شراب پینے کی اجازت ہے تو ہمیں اس سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کمانڈر نے کہا اگر میری شکایت کو گستاخی سمجھیں تو سزا دے دیں، لیکن میری شکایت سن لیں۔ ہم اپنے امیر کو خدا کا برگزیدہ انسان سمجھتے تھے اور اس پر دل و جان سے فدا تھے، مگر رات اس کے خیمے میں ایک رقاصہ گئی تھی۔ علی بن سفیان نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے کوئی گستاخی نہیں کی، گناہ امیر کرے یا غلام، سزا میں کوئی فرق نہیں، گناہ بہرحال گناہ ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ رقاصہ اور امیر مصر کی خفیہ ملاقات کے ساتھ گناہ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ کیا تھا ابھی نہیں بتاؤں گا، آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تم سب کو معلوم ہو جائے گا کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ اس نے کمانڈر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا میری بات غور سے سنو عامر بن صالح، تم پرانے عسکری ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ فوج اور فوج کے سربراہوں کے کچھ راز ہوتے ہیں جن کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے۔ رقاصہ کا امیر مصر کے خیمے میں جانا بھی ایک راز ہے۔ اپنے جانبازوں کو کسی شک میں نہ پڑنے دو اور کسی سے ذکر تک نہ ہو کہ رات کیا ہوا تھا۔ علی بن سفیان کی قابلیت اور کارناموں سے یہ کمانڈر آگاہ تھا، مطمئن ہو گیا اور اس نے اپنے دستے کے شکوک دور کر دیے۔ اگلے روز صلاح الدین ایوبی دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ ناجی ملنے آیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کھانے سے فارغ ہو کر ناجی سے ملا۔ ناجی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ گھبرایا ہوا ہے اور غصے میں بھی ہے۔ اس نے ہکلانے کے لہجے میں کہا قابل سخت احترام امیر، کیا یہ حکم آپ نے جاری کیا ہے کہ سوڈانی فوج کی 50,000 نفری مصر کی اس فوج میں ضم کر دی جائے جو حال ہی میں بھرتی ہوئی ہے؟ ہاں ناجی، صلاح الدین ایوبی نے تحمل سے جواب دیا، میں نے کل سارا دن اور رات کا کچھ حصہ صرف کر کے اور بڑی گہری سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ تحریر کیا ہے کہ جس فوج کے تم جرنیل ہو اسے مصر کی فوج میں اس طرح ضم کر دیا جائے کہ ہر دستے میں سوڈانیوں کی نفری صرف 10% ہو، اور تمہیں یہ بھی حکم مل چکا ہوگا کہ تم اب اس فوج کے جرنیل نہیں ہوگے، تم فوج کے ہیڈ کوارٹر میں آ جاؤ گے۔ عالی مقام ناجی نے کہا مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ اگر تمہیں یہ فیصلہ پسند نہیں تو استعفیٰ دے دو۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا معلوم ہوتا ہے میرے خلاف سازش کی گئی ہے۔ ناجی نے کہا آپ کے بلند دماغ اور گہری نظر کو چھان بین کر لینی چاہیے، مرکز میں میرے بہت سے دشمن ہیں۔ میرے دوست، صلاح الدین ایوبی نے کہا میں نے یہ فیصلہ صرف اس لیے کیا ہے کہ میری انتظامیہ اور فوج سے سازشوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے، اور میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ فوج میں کسی کا عہدہ کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو اور کوئی کتنا ہی ادنا کیوں نہ ہو، وہ شراب نہ پیے، غل غبارہ نہ کرے اور فوجی جشنوں میں ناچ گانے نہ ہوں۔ لیکن عالی جا، ناجی نے کہا میں نے تو حضور سے اجازت لے لی تھی، اور میں نے شراب اور ناچ گانے کی اجازت صرف اس لیے دی تھی کہ اس فوج کو اس کی اصل حالت میں دیکھ سکوں جسے تم ملت اسلامیہ کی فوج کہتے ہو۔ میں نے 50,000 نفری کو برطرف نہیں کیا، نہ کر سکتا ہوں۔ مصری فوج میں اسے ضم کر کے اس کے کردار کو سدھاروں گا، اور یہ بھی سن لو کہ ہم نے کوئی مصری، سوڈانی، شامی، عربی
और अजमी नहीं है, हम सब मुसलमान हैं, हमारा झंडा एक और मजहब एक है। अमीर आली मर्तबत ने ये तो सोचा होता कि मेरी हैसियत क्या रह जाएगी जिसके तुम अहल हो। सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, अपने मादी पर खुद निगाह डालो, जरूरी नहीं कि अपनी कारस्तानियों की दास्तान मुझसे सुनो। फौरन कागजात तैयार करके मेरे नायब के हवाले कर दो। 7 दिन के अंदर अंदर हुक्म की तामील हो जानी चाहिए। नाजी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी कमरे से निकल गया। ये बात नाजी के खुफिया हरम में भी पहुंच गई थी कि ज़कोई को अमीर मिस्र ने रात भर का शर्फ बाजियाबी बख्शा है। ज़कोई के खिलाफ हसद की आग पहले ही फैली हुई थी। उसे आए अभी बहुत थोड़ा अरसा गुजरा था, लेकिन नाजी पहले रोज से ही उसे अपने साथ रखने लगा था। उसे जरा सी देर के लिए भी अपने उस हरम में नहीं जाने दिया जाता था जहां उसकी दिल पसंद नाचने वाली जवान लड़कियां रहती थी। ज़कोई को उसने अलग कमरा दिया था। उन्हें यह तो मालूम न था कि नाजी उसे सलाउद्दीन अयूबी को मोम करने की ट्रेनिंग दे रहा है और वो किसी बड़े तखरीबी मंसूबे पर काम कर रहा है। ये रकासाएं ये देखकर जल भुन गई थी कि ज़कोई ने नाजी पर कब्जा कर लिया है और उसके दिल में उनके खिलाफ नफरत पैदा कर दी है। हरम में 2 लड़कियां ज़कोई को ठिकाने लगाने की सोचती रहती थी। अब उन्होंने देखा कि ज़कोई को अमीर मिस्र ने भी इतना पसंद किया है कि उसे रात भर अपने खेमे में रखा है, तो वो पागल सी हो गई। उसे ठिकाने लगाने का वाहिद तरीका कत्ल था। कत्ल के 2 ही तरीके हो सकते थे, जहर या किराए का कातिल जो उसे सोते में कत्ल कराए। दोनों तरीके मुमकिन नहीं थे क्योंकि ज़कोई बाहर नहीं निकलती थी और जहर देने के लिए उस तक रसाई मुमकिन नहीं थी। उन दोनों ने हरम की सबसे ज्यादा चालाक मुलाजमा को एतमाद में ले रखा था। उसे इनाम इकराम देती रहती थी। जब हसद की इंतहा ने उनकी आंखों में खून उतार दिया तो उन्होंने उस मुलाजमा को मुंह मांगे इनाम का लालच देकर अपना मुद्दा बयान कर दिया। ये मुलाजमा बड़ी खरांट और मंजी हुई औरत थी। उसने कहा कि सालार की रहायश गाह में जाकर ज़कोई को जहर देना मुमकिन नहीं। मौका देखकर उसे खंजर से कत्ल किया जा सकता है, उसके लिए वक्त चाहिए। उसने वादा किया कि वो ज़कोई की नकलो हरकत पर नजर रखेगी। हो सकता है कोई मौका जल्दी निकल आए। इस जराइम पेशा औरत ने यह भी कहा कि अगर कोई मौका न निकला तो हशीशीन की मदद हासिल की जाएगी, मगर वो मुआवजा बहुत ज्यादा लेते हैं। दोनों लड़कियों ने उसे यकीन दिलाया कि वो ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देने को तैयार हैं। नाजी बेहद गुस्से के आलम में अपने कमरे में टहल रहा था। ज़कोई उसे ठंडा करने की बहुत कोशिश कर चुकी थी, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आप मुझे उसके पास जाने दें, ज़कोई ने चौथी बार कहा। मैं उसे शीशे में उतार लूंगी। बेकार है, नाजी ने गरज कर कहा। वो कमबख्त हुक्मनामा जारी कर चुका है जिस पर अमल भी शुरू हो चुका है। मुझे उसने कहीं का नहीं रहने दिया। उस पर तुम्हारा जादू नहीं चल सका। मुझे मालूम है कि मेरे खिलाफ ये साजिश करने वाले लोग कौन हैं। वो मेरी उभरती हुई हैसियत से हसद करते हैं। मैं अमीर मिस्र बनने वाला था। मैंने यहाँ के हुक्मरानों पर हुकूमत की है, हालांकि मैं मामूली सा सालार था। अब मैं सालार भी नहीं रहा। उसने दुरबान को अंदर बुलाकर कहा कि आदर्श को बुलाया जाए। उसका हमराज और डिप्टी
आदर्श आया तो नाजी ने उसके साथ भी इसी मौजू पर बात की। उसे वो कोई नई खबर नहीं सुना रहा था। आदर्श के साथ वो सलाहुद्दीन अयूबी के नए हुक्मनामे पर तफसीली तबादला ख्यालात कर चुका था, मगर दोनों उसके खिलाफ कोई कार्रवाई सोच नहीं सके थे। अब उसके दिमाग में एक कार्रवाई आ गई थी। उसने आदर्श से कहा, मैंने जवाबी कार्रवाई सोच ली है। क्या? बगावत, नाजी ने कहा। आदर्श चुपचाप उसे देखता रहा। नाजी ने कहा, तुम हैरान हो गए हो? क्या तुम्हें शक है कि ये 50,000 सूडानी फौज हमारी वफादार नहीं? क्या ये सलाहुद्दीन अयूबी की निस्बत मुझे और तुम्हें अपना हाकिम और खैर खा नहीं समझती? क्या तुम अपनी फौज को ये कहकर बगावत पर आमादा नहीं कर सकते कि तुम्हें मिस्रियों का गुलाम बनाया जा रहा है और मिस्र तुम्हारा है? आदर्श ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने इस इकदाम पर गौर नहीं किया था। बगावत का इंतजाम एक इशारे पर हो सकता है, लेकिन मिस्र की नई फौज बगावत को दबा सकती है और फौज को कुमक भी मिल सकती है। हुकूमत से टक्कर लेने से पहले हर पहलू पर गौर कर लेना चाहिए। मैं गौर कर चुका हूं, नाजी ने जवाब दिया। मैं ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूं। तुम 2 पैगंबर तैयार करो, उन्हें बहुत दूर जाना है। और मेरी बातें गौर से सुन लो। ज़कोई, तुम अपने कमरे में चली जाओ। ज़कोई अपने कमरे में चली गई और वो दोनों सारी रात अपने कमरे में बैठे रहे। सलाहुद्दीन अयूबी ने दोनों फौजों को जम करने का वक्त 7 रोज मुकर्रर किया था। कागजी कार्रवाई होती रही। नाजी पूरी तरह ताउन करता रहा। 4 रोज गुजर चुके थे। इस दौरान नाजी एक बार फिर सलाहुद्दीन अयूबी से मिला, लेकिन उसने कोई शिकायत न की। तफसीली रिपोर्ट देकर सलाहुद्दीन अयूबी को मुतमिन कर दिया कि 7वें रोज दोनों फौजें एक हो जाएंगी। सलाहुद्दीन अयूबी के नायबीन ने भी उसे यकीन दिलाया कि नाजी दयानतदारी से काम कर रहा है, मगर अली बिन सुफियान की रिपोर्ट किसी हद तक परेशान कुन थी। उसकी इंटेलिजेंस सर्विस ने रिपोर्ट दी थी कि सूडानी फौज के सिपाहियों में बेइत्मीनानी और अबतरी सी पाई जाती है। वो मिस्री फौज में जम होने पर खुश नहीं। उनके दरमियान ये अफवाहें फैलाई जा रही थी कि मिस्री फौज में जम होकर उनकी हैसियत गुलामों की सी हो जाएगी, उन्हें माल गनीमत भी नहीं मिलेगा और उनसे बार बर्दारी का यानी वजन ढोने का काम लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि उन्हें शराब नोशी की इजाजत नहीं होगी। अली बिन सुफियान ने ये रिपोर्टें सलाहुद्दीन अयूबी तक पहुंचा दी। अयूबी ने कहा, ये लोग तवील मुद्दत से ऐश कर रहे हैं, इन्हें नई तब्दीली यकीनन पसंद नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि वो नए हालात और माहौल के आदी हो जाएंगे। उस लड़की से मुलाकात हुई या नहीं? सलाहुद्दीन अयूबी ने पूछा। नहीं, अली ने जवाब दिया। उससे मुलाकात मुमकिन नजर नहीं आती। मेरे आदमी नाकाम हो चुके हैं। नाजी ने उसे कैद कर रखा है। उससे अगली रात का वाकया है। रात अभी अभी तारीख हुई थी। ज़कोई अपने कमरे में थी। नाजी आदर्श के साथ अपने कमरे में था। उसे घोड़ों के कदमों की आवाजें सुनाई दी। उसने पर्दा हटाकर देखा। बाहर की चिरागों की रोशनी में उसे 2 घुड़सवार घोड़ों से उतरते दिखाई दिए। लिबास से वो ताजिर मालूम होते थे, लेकिन वो घोड़ों से उतरकर नाजी के कमरे की तरफ चले तो उनकी चाल बताती थी कि ये ताजिर नहीं। इतने में आदर्श बाहर निकला। दोनों सवार उसे देखकर रुक गए और आदर्श को सिपाहियों के अंदाज से सलाम किया।
और आदर्श ने उनके गिर्द घूमकर उनके लिबास का जायजा लिया, फिर उन्हें कहा कि हथियार दिखाओ। दोनों ने फुर्ती से चुगे खोले और हथियार दिखाए। उनके पास छोटी तलवारें और एक एक खंजर था। आदर्श उन्हें अंदर ले गया। दरबान एक तरफ खड़ा था। जुकोई गहरी सोच में खो गई। वो कमरे से निकली और नाजी के कमरे का रुख किया, मगर दरबान ने उसे दरवाजे पर रोक लिया और कहा कि उसे हुक्म मिला है कि किसी को अंदर न जाने दूं। जुकोई को वहां ऐसी हैसियत हासिल हो गई थी कि वो कमांडरों पर भी हुक्म चलाने लगी थी। दरबान के रोकने से वो समझ गई कि कोई खास बात है। उसे याद आया कि 2 रातें पहले नाजी ने उसकी मौजूदगी में आदर्श से कहा था, मैं ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूं, तुम 2 पैगंबर तैयार करो, उन्हें बहुत दूर जाना है। और फिर उसने जुकोई को अपने कमरे में चले जाने को कहा था और उसने बगावत की बातें भी की थी। ये सब कुछ सोचकर वो अपने कमरे में वापस चली गई। उसके और नाजी के खास कमरे के दरमियान एक दरवाजा था जो दूसरी तरफ से बंद था। उसने दरवाजे के साथ कान लगा दिए। उधर की आवाजें धीमी थी। उसे कोई बात समझ ना आई। कुछ देर बाद उसे नाजी की बड़ी साफ आवाज सुनाई दी। उसने कहा, आबादियों से दूर रहना। अगर कोई शक में पकड़ने की कोशिश करे तो सबसे पहले ये पैगाम गायब करना, जान पर खेल जाना, जो भी रास्ते में हायल हो उसे खत्म कर देना। तुम्हारा सफर 4 दिनों का है, 3 दिनों में पहुंचने की कोशिश करना। सम याद कर लो, शुमाल मशरिक। दोनों आदमी बाहर निकले। जुकोई भी बाहर आ गई। उसने देखा कि वो दोनों घोड़ों पर सवार हो रहे थे। नाजी और आदर्श भी बाहर खड़े थे। सवारों को अलविदा कहने निकले होंगे। सवार बहुत तेजी से रवाना हो गए। नाजी ने जुकोई को देखा तो उसे बुलाकर कहा, मैं बाहर जा रहा हूं, काम बहुत है, तुम आराम करो। अगर अकेले दिल न लगे तो हरम में घूम फिर आना। हाँ, जुकोई ने कहा, जब से आई हूं बाहर नहीं निकली। नाजी और आदर्श चले गए। जुकोई ने चोगा पहना, कमर बंद में खंजर डाला और हरम की तरफ चल पड़ी। वो जगह चंद 100 गज दूर थी। वो नाजी पर जाहिर करना चाहती थी कि वो हरम में गई थी। दरबान को भी उसने यही बताया। हरम में दाखिल हुई तो वहां की रहने वालियों ने उसे हैरान होके देखा। वो पहली दफा वहां गई थी। सबने उसका इस्तकबाल एहतराम और प्यार से किया। उन 2 लड़कियों ने भी उसे खुशामदीद कहा जो उसे कत्ल कराना चाहती थी। जुकोई सबसे मिली, हर एक के साथ बातें की और वापस चल पड़ी। वो खराट मुलाजमा भी वही थी जिसे उसके कत्ल के लिए कहा गया था। उसने जुकोई को बड़े गौर से देखा। जुकोई बाहर निकल गई। हरम वाले मकान और नाजी की रहायशगाह का दरमियानी इलाका ऊंचा नीचा था और वीरान। जुकोई हरम से निकली तो नाजी की रहायशगाह की तरफ जाने के बजाय बहुत तेज तेज दूसरी सम चल पड़ी। उधर एक पगडंडी भी थी, लेकिन जुकोई उससे जरा दूर हटकर जा रही थी। उससे 15-20 कदम पीछे एक स्याह साया चला आ रहा था। वो कोई इंसान हो सकता था, मगर सर से पांव तक एक चादर में लिपटा होने की वजह से स्याह भूत लगता था। जुकोई की रफ्तार तेज हुई तो उस भूत ने अपनी रफ्तार उससे भी तेज कर दी। आगे घनी झाड़ियां थी। जुकोई उनमें रोपोश हो गई। स्याह भूत भी झाड़ियों में गुम हो गया। वहां से कोई 250-300 गज आगे सलाहुद्दीन अयूबी की रहायशगाह थी, जिसके अंदर फौज के आला रुतबों के अफराद रहते थे। जुकोई का रुख उधर ही था, मगर वो घनी झाड़ियों में से निकली ही थी कि बाएं तरफ से स्याह भूत उठा।
चांदनी बड़ी साफ थी, फिर भी उसका चेहरा नजर नहीं आता था, उसके पांव की आहट भी नहीं थी। भूत का हाथ ऊपर उठा, चांदनी में खंजर चमका और बिजली की तेजी से खंजर जकोई के बाएं कंधे और गर्दन के दरमियान उतर गया। जकोई की चीख नहीं निकली, खंजर उसके कंधे से निकल गया। जकोई ने इतना गहरा जख्म खाकर भी निहायत तेजी से अपने कमरबंद से खंजर निकाला। भूत ने उस पर दूसरा वार किया तो जकोई ने उसके खंजर वाले बाजू को अपने बाजू से रोककर अपना खंजर भूत के सीने में घोंप दिया। उसे चीख सुनाई दी जो किसी औरत की थी। जकोई ने अपना खंजर खींचकर दूसरा वार किया जो भूत के पेट में उतर गया। उसके साथ ही उसके अपने पहलू में खंजर लगा, लेकिन ज्यादा गहरा नहीं उतरा। भूत चिकरा कर गिरा। जकोई ने यह नहीं देखा कि उस पर हमला करने वाला कौन था। वो दौड़ पड़ी। उसके जिस्म से खून बहुत तेजी से बह रहा था। सलाहुद्दीन अयूबी का मकान उसे चांदनी में नजर आने लगा। आधा फासला तय करके उसे चक्कर आने लगे, उसकी रफ्तार सुस्त होने लगी। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, अली अयूबी, अली अयूबी। उसके कपड़े लाल सुर्ख हो गए थे और वो बड़ी मुश्किल से कदम घसीट रही थी। उसकी मंजिल थोड़ी ही दूर रह गई थी, जहां तक पहुंचना उसके लिए मुमकिन नजर नहीं आता था। वो मुसलसल सलाहुद्दीन अयूबी और अली बिन सुफियान को पुकारे जा रही थी। करीब कहीं एक गश्ती संतरी फिर रहा था। उसे उसकी आवाजें सुनाई दी तो वो दौड़कर पहुंचा। जो कोई उस पर गिर पड़ी और कहा, मुझे अमीर मिस्र तक पहुंचा दो, बहुत जल्द, बहुत जल्दी। संतरी ने उसका खून देखा तो उसे पीठ पर लाद कर दौड़ पड़ा। आपका फीडबैक बताएगा कि आपको ये सिलसिला कैसा लगा, या आपका ईमान ताज़ा हुआ, या आप पुरलुत्फ या लुत्फानंदोज हुए इससे, ताकि इसको मजीद जारी रखा जा सके। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए। उनके साथ अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।